तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार हमारे द्वारा किए गए कार्य कभी आर्थिक होते हैं और कभी अनार्थिक। हमारे द्वारा उपयोग की जा रही वस्तुएं कभी आर्थिक वस्तु होती हैं तो कभी अनार्थिक वस्तुएं। तो क्या अर्थशास्त्र का भी इस तरह से कोई भेद है? बिल्कुल। अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत छोटा। व्यष्टि की उत्पत्ति अंग्रेजी के माइक्रो शब्द से हुई है। वास्तव में ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बहुत छोटी इकाई, या कहा जाए तो किसी एक इकाई का 10 लाखवां भाग। तो इसलिए व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न विषयों के बहुत सूक्ष्म चरों का अध्ययन करते हैं। आइए अर्थशास्त्र को और अच्छे से समझने के लिए हम प्रोफेसर बोल्डिंग की एक परिभाषा का अध्ययन करें। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टिगत अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। इस परिभाषा के आधार पर हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की कई विशेषताएं जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिक इकाई मतलब किसी भी चर को हम समग्र रूप में ना लेकर एक छोटी इकाई के रूप में लें। उदाहरण के लिए, अगर हम आय का अध्ययन करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष की आय को ले लिया जाए। अगर हम व्यय का अध्ययन करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष की व्यय को ले लिया जाए। अगर हम रोजगार का अध्ययन करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष की रोजगार को ले लिया जाए। इस तरह से हम समग्र में अध्ययन न करके जब सूक्ष्म इकाइयों में अध्ययन करते हैं तो वो व्यक्ति इकाइयों के अध्ययन के अंतर्गत आता है। दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हमने इसकी पहली विशेषता में देखा। तो क्योंकि हम इसके अंतर्गत बहुत छोटी इकाई यानी सूक्ष्म चरों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इन सूक्ष्म चरों का प्रभाव समग्र पर बहुत कम देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी एक व्यक्ति का रोजगार चला जाए तो उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो उस आय का अगर हम राष्ट्रीय आय से संबंध स्थापित करें तो उस एक व्यक्ति की आय से राष्ट्रीय आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाइयां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उनमें होने वाले उतार या चढ़ाव का समग्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत मांग और पूर्ति की कुछ ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका मूल्य से संबंध होता है, यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से अर्थशास्त्र की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है पूर्ण रोजगार। चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो या व्यष्टि अर्थशास्त्र, दोनों ही अर्थशास्त्रों के प्रति विभिन्न अर्थशास्त्रियों की अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं, लेकिन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के प्रति अधिकतर अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। आइए अब व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के महत्व पर एक नजर डालें। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का सबसे पहला महत्व है कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हमको संपूर्ण देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमको पहले प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी होती है। ठीक उसी तरह यदि हमको संपूर्ण देश की जनसंख्या ज्ञात करनी हो तो पहले हमको जिले या राज्य स्तर पर जनगणना करनी पड़ती है।
तो इन छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्म चरों, सूक्ष्म इकाइयों के माध्यम से हम इनको समग्र रूप से इनकी गणना हम कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की यह है कि इससे आर्थिक समस्याओं का निर्णय लेने में सुविधा होती है। देखा जाए तो अर्थशास्त्र की जो महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं हैं वे हैं उत्पादन के साधनों के मध्य किया जाने वाला वितरण और दूसरा मूल्य निर्धारण। अब क्योंकि हमने देखा कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाता है, तो इसके आधार पर मूल्य निर्धारण में सहयोग लिया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हम वितरण की बात करें तो उत्पत्ति के जो 5 साधन हैं उनमें व्यक्तिगत रूप से भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस में किस प्रकार से वितरण किया जाए, इस समस्या का हल ढूंढने में भी सरलता होती है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का एक महत्व यह भी है कि यह आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक होता है। सभी सरकारें समय समय पर अपने बजट के अनुसार बहुत सारी आर्थिक नीतियां बनाती हैं। इन नीतियों के सफलता के लिए उन्हें यह भी विश्लेषण करना होता है कि व्यक्तिगत रूप से इसका लाभ कितना प्राप्त हो पाया। जैसे मान लीजिए सरकार रोजगार से संबंधित कोई नीति बनाती है तो इसकी सफलता के लिए वो सूक्ष्म विश्लेषण करेगी। व्यक्तिगत रूप में किसी को किस तरह से लाभ प्राप्त हो पाया, पहले इसका विश्लेषण किया जाएगा और उसका समग्र अध्ययन करके पूरी नीति के सफलता की जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की योजना बनाती है और योजनाओं का क्रियान्वयन करती है तो ये योजनाएं किस हद तक सफल हो पाई, इसके लिए इनका सूक्ष्म विश्लेषण यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है और इन्हीं सूक्ष्म विश्लेषण का समग्र अध्ययन करके हम योजनाओं के पूर्ण सफलता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का एक महत्व यह भी है कि इसके द्वारा व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में भी सहयोग प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि प्रत्येक उत्पादक कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो उत्पादन की प्रत्येक इकाई का सूक्ष्म अध्ययन या सूक्ष्म विश्लेषण करता है जिससे वह कम से कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे ही मानसिक स्थिति एक उपभोक्ता की भी होती है। उपभोक्ता भी यही चाहता है कि वो कम से कम मूल्य पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके या अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सके। अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो एक ही तरह की बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं का सूक्ष्म या व्यक्तिगत विश्लेषण करता है और सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर ही वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का एक महत्व यह भी है कि इसके द्वारा हम आर्थिक कल्याण का अनुमान लगा सकते हैं। देश में आर्थिक कल्याण की स्थिति क्या है, योजनाओं की सफलता की स्थिति क्या है, गत वर्ष से इस वर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है या नहीं, इसके लिए भी हमें व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि सूक्ष्म विश्लेषण करना होता है। उदाहरण के लिए अगर हमको ये पता लगाना है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय कितनी है तो उसके लिए हम प्रति व्यक्ति आय की गणना करेंगे यानी कि सूक्ष्म चरों का विश्लेषण करेंगे। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक कल्याण का अध्ययन भी कर सकते हैं। अर्थशास्त्र को जब 2 भागों में बांटा गया तो इसका निश्चित ही कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा और यह उद्देश्य ये था कि हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को बहुत अच्छे से समझ सकें, सूक्ष्मता से उनका अध्ययन हम कर सकें। यह भी उद्देश्य हो सकता है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। इतने विस्तृत क्षेत्र को समझने के लिए हम इनका टुकड़े टुकड़े में अगर अध्ययन करें
तो शायद हम इसको और भली भांति समझ पाएंगे। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने इसको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांट दिया। अब तक हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इनमें किस प्रकार सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। हमने यह भी देखा कि इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और अर्थशास्त्र में यह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन महत्व और विशेषताओं के साथ साथ व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में कुछ दोष भी हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से दोष या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की कौन कौन सी सीमाएं हैं। इसका सबसे पहला दोष तो यह है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। यानी कि अगर हम बात जनसंख्या की करें तो वो जनसंख्या के एक छोटे से भाग, एक छोटे से परिवार या एक छोटे से जिले का अध्ययन करता है। बात अगर हम आय की करें तो वो समग्र में ना करके एक प्रति व्यक्ति आय के रूप में अध्ययन करता है। तो इसके अंतर्गत की गई इकाइयों का अध्ययन इतना सूक्ष्म, इतना छोटा होता है कि उनके आधार पर हम समग्र की गणना नहीं कर पाते और किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। अगर हम इसके दूसरे दोष की बात करें तो ये पूर्णतः अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसा कि हमने इसकी विशेषता में देखा कि इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई कि पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, लेकिन वास्तव में पूर्ण रोजगार की स्थिति देश में नहीं पाई जाती। अपूर्ण रोजगार या आंशिक बेरोजगारी की स्थिति ही पाई जाती है। दूसरी इसकी विशेषता बताई गई कि यह पूर्ण प्रतियोगिता का अनुसरण करता है। तो अगर हम अर्थशास्त्र का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा भी नहीं पाई जाती। इसी तरह अगर हम इसके तीसरे दोष को देखें तो हम देखते हैं कि इसका जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही संकुचित यानी बहुत सीमित क्षेत्र है। सूक्ष्म चरों का अध्ययन करने के लिए इतनी छोटी छोटी इकाइयों, इतने छोटे छोटे आंकड़ों को हम संकलित करते हैं कि उनके आधार पर समग्र का अध्ययन कर पाना, ओवरऑल किसी रिजल्ट तक पहुंच पाना, उसका विश्लेषण कर पाना, अध्ययन कर पाना, यह कहा जाए तो किसी निर्णय तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल या असंभव सा प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार इसका एक अन्य दोष यह भी है कि यह अव्यावहारिक है। अब जैसे कि हमने इसके 3 दोष देखे कि ये किस तरह अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, ये कहता है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा पाई जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इन सभी दोषों का अध्ययन करके हम ये बता सकते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में ये अव्यावहारिक है और आर्थिक क्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ हम इससे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब हम अर्थशास्त्र के दूसरे भाग यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। समष्टि, मैक्रो, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये समग्र यानी कि समूह का अध्ययन करता है। अभी तक हमने देखा कि किस तरह हम जनसंख्या का, रोजगार का, आय का टुकड़ों टुकड़ों में अध्ययन कर रहे थे, यानी कि प्रति व्यक्ति के आधार पर हम अध्ययन कर रहे थे। लेकिन यही अध्ययन जब हम समग्र में करेंगे, जब हम समूह में करेंगे, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। 1929 से 1932 के बीच में आई हुई आर्थिक विश्वव्यापी मंदी ने समष्टि अर्थशास्त्र को जन्म दिया। वास्तव में अर्थशास्त्र की साधारण अवधारणा जो थी वो 1929 से 1932 की आर्थिक विश्वव्यापी मंदी के समय कहीं ना कहीं फेल हो गई। उस समय कीन्स और उनके साथ कई अर्थशास्त्रियों ने यह अवधारणा विकसित की कि वर्तमान में प्रचलित सामान्य अर्थशास्त्र या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र से विश्वव्यापी मंदी से उभर पाना बहुत मुश्किल या कठिन साबित हो रहा है। इसलिए इस मंदी से उभरने के लिए अर्थशास्त्र में कुछ नए विषयों को सम्मिलित करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का जन्म हुआ। कुल मिलाकर समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का या समूह में अध्ययन करने का ही नाम है। अब अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के मध्य अंतर देखें तो वे कौन कौन से अंतर होंगे, आइए देखते हैं।
व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण और पहला अंतर यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय, व्यक्तिगत रोजगार की स्थिति, इस तरह से। और अगर हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करें तो वो समग्र का अध्ययन करता है, यानी कि पूरे राष्ट्र की आय, पूरे राष्ट्र की जनसंख्या, पूरे राष्ट्र पर किया जाने वाला व्यय। इसी प्रकार अगर हम इसमें दूसरा और महत्वपूर्ण अंतर देखें तो हम देखेंगे कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्ति और उसके व्यवहार का ही अध्ययन करता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित होता है। लेकिन अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो वो समष्टि यानी कि समग्र का अध्ययन करने वाला है, इसलिए वो समाज और समाज के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी तरह व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र में तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र टुकड़ों टुकड़ों में अध्ययन करता है, यानी कि ये सूक्ष्म अध्ययन करता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र योग में अध्ययन करता है। योग में यानी कि समग्र में जोड़कर। जैसे अगर हमको देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है तो हम प्रति व्यक्ति आय को टोटल करके ही ज्ञात कर पाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो योग आधार पे अध्ययन करता है। इसी तरह से व्यष्टिगत और समष्टिगत अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट वस्तु या किसी विशिष्ट वस्तु के कार्य, उनके परिणाम का ही अध्ययन करता है। लेकिन अगर हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करें तो वो समग्र यानी कि कुल का अध्ययन करता है। जैसे हम बात करें कुल उत्पादन की, कुल आय, कुल व्यय, कुल जनसंख्या, तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार व्यष्टिगत अर्थशास्त्र बहुत ही सूक्ष्मता से छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है और समष्टिगत अर्थशास्त्र उन्हीं सूक्ष्म चरों का योग करके समग्र रूप से उनका अध्ययन करता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार अनार्थिक क्रियाएं जैसे ही धन से संबंधित होती हैं वे आर्थिक हो जाती हैं, यानी कि हमने अर्थशास्त्र का मूलभूत यानी मौलिक रूप से अध्ययन किया। हमने अर्थशास्त्र के सामान्य अवधारणाओं को जाना और हमने देखा कि किस प्रकार से उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और राजस्व जैसी क्रियाएं अर्थशास्त्र से संबंधित है, और ये इसलिए संबंधित है क्योंकि कहीं ना कहीं इनका संबंध धन से है। तो साधारण शब्दों में हम अब तक ये जान चुके हैं कि वे सभी कार्य जो धन से संबंधित होते हैं वे आर्थिक कार्य कहलाते हैं, और अर्थशास्त्र में उन्हीं वस्तुओं या उन्हीं कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो धन से संबंधित होते हैं। इसी तरह हमने अर्थशास्त्र के दो प्रकार देखे, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र। हमने देखा कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र किस तरह से व्यक्तिगत और सूक्ष्म चरों का अध्ययन करता है, और जब हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का समग्र अध्ययन करते हैं तो वो समष्टिगत अर्थशास्त्र का रूप ले लेता है। यद्यपि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में बहुत से विशेषताएं भी हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है, लेकिन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में कुछ दोष भी है, ये भी हमने जाना। हमने यह भी देखा कि समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ सूक्ष्म अंतर भी है, यह भी हमने देखा। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के विषय में, इसकी विशेषता और महत्व के विषय में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे।